हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का हम लोग 2.4 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसी से लेबर का काम करवाना कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। अब आज हम लोग उन इंडेंचर लेबरर्स की बात करेंगे जो इंडिया से माइग्रेट होके गए थे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह की जो 19th सेंचुरी थी उसमें वर्ल्ड का जो नेचर था वो किस तरह का था। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चलता है कि हमारा वर्ल्ड जो था वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मिजरी वाली कंडीशंस जो थी वो भी क्रिएट हो रही थी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही थी वैसे वैसे अदर पार्ट्स जो थे वो पॉवर्टी से घिरते जा रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी अलग अलग जगह पर, लेकिन कुछ जगह पर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। 19th सेंचुरी में देखा गया बहुत सारे लोग जो थे इंडिया से चाइना से लेबर का काम करने के लिए वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में मूव ऑन करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो कौन कौन से फील्ड में काम कर रहे थे? प्लांटेशंस में, माइनिंग में, रोडवेज़ में, देन रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो थे जो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में बनाए जा रहे थे अलग अलग नेशंस में, वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इंडिया की जो इंडेंचर लेबर्स थी उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर करा जाता। उनको ये प्रॉमिस किया जाता कि जैसे ही वो 5 साल का टाइम पीरियड पूरा करेंगे उसके बाद उनको घर भेजा जाएगा, तो तब तक वो प्लांटेशन में काम करेंगे। और बहुत सारे इंडियन इंडेंचर वर्कर्स थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे, जो मतलब आज के टाइम पर जिनको हम लोग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, सेंट्रल इंडिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी तमिलनाडु की जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था। और ये जो मिड 19th सेंचुरी है उस टाइम पर इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। लाइक जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, लैंड के जो रेंट थे वो इंक्रीज़ हो गए, जो लैंड थी उसको मतलब क्लियर किया जाने लगा माइनिंग पर्पज़ के लिए, प्लांटेशन पर्पज़ के लिए, जिससे कि लोकल लाइफ्स जो थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। लोग जो थे वो टाइमली रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज में फंसते चले जा रहे थे। और इसके बेसिस उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने माइग्रेट होना शुरू कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क। काम की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने मूव ऑन करना शुरू कर दिया। उनकी मेन डेस्टिनेशंस थी कि इंडियन इंडेंचर्स माइग्रेंट्स जो हैं उनका मेन मोटिव था कि हम लोग कहाँ पहुँचे, कैरिबियन आइलैंड्स में जाएं, जो कि मेनली त्रिनिदाद था, गुयाना था और सुरिनम था, और मॉरिशस और फिजी में उनका जाने का मोटिव होता था। जो कि उनके तमिल माइग्रेंट्स जो थे वो कहाँ पर जाना पसंद करते थे, जो कि उनके घर के पास वाले एरियाज़ हैं, लाइक सियोलोन। सियोलोन बोला जाता था श्रीलंका को जब वहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था। और मलाया में, मलाया सिंगापुर को कहा जाता है, जो आज के टाइम का सिंगापुर है, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, इसलिए उसका नाम भी मलाया था। इंडेंचर्ड वर्कर्स जो थे उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता ताकि वो टी प्लांटेशन कर सकें आसाम में। ठीक है। और रिक्रूटमेंट जो थी वो एक एजेंट के द्वारा करी जाती। मेन जो ओनर होता था वो एक एजेंट हायर करता, उसको एक कमीशन देता, उसको कुछ पैसे देता, ताकि वो अलग अलग एरियाज से माइग्रेंट्स को ला सके, अलग अलग एरिया से लेबरर्स को ला सके। और ये जो लेबरर्स होते थे उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के बारे में नहीं बताया जाता था। उनको ये आशा होती थी कि अगर हम लोग किसी भी तरह की वर्क करेंगे, किसी भी तरह का काम करेंगे, तो हमें स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वेज भी अगर प्रोवाइड होगा तो हम लोग शायद इस मिजरी से निकल सकेंगे, इस पॉवर्टी से बाहर निकल सकेंगे। और ये जो एजेंट होता था जो वर्कर्स को लाता था अलग अलग विलेजेस से, अलग अलग टाउन एरियाज से, तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती थी, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, रहने का क्या तरीका है, एट्सेट्रा। ठीक है। और जब उनको मतलब इन सब चीज़ों के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती तो वो इनकार कर देते कि हम लोगों को ऐसी जगह पर नहीं जाना है। तो उनको फोर्सफुली क्या किया जाता, उनको बांध कर उनको उनकी मर्ज़ी के बिना उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते थे। 19th सेंचुरी में देखा गया ये जो इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम था उसको न्यू स्लेवरी सिस्टम का नाम दे दिया गया। अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऐसी वर्किंग कंडीशंस है जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो ऐसी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनको सिर्फ थोड़े से लीगल राइट्स जो थे प्रोवाइड हुए थे, ना के बराबर थे। लेकिन कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने कुछ और तरीके जो थे वो अपने सर्वाइवल के ढूंढ लिए।
कुछ लोग जो थे, कुछ माइग्रेंट्स जो थे, उन्होंने एस्केप करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। और जब वो जंगल में भाग जाते, उनको जब पकड़ के लाया जाता, तो उसके बाद उनको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती। और उसके बाद कुछ और लोग जो थे, उन्होंने अपने कलेक्टिव एक्सप्रेशंस को शो करना शुरू कर दिया। अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स को देखा उन्होंने कि हम लोग सभी अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कुछ नए मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कुछ पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। त्रिनिदाद में एक एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन होता था, जिसने क्या किया, बहुत ज़्यादा रॉयटियस कार्निवल मतलब एक परफॉर्म किया वहाँ पे, जिसको होसे कहा जाता था, इमाम हुसैन के लिए वो परफॉर्म किया जाता था। वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे, सभी रेसेस के, सभी रिलीजन्स के वहाँ पे ज्वाइन हो गए, इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया, जिसको रास्ताफेरिनिज्म कहा जाता था। जो कि बॉब मार्ले एक स्टार थे, वो क्या करते थे, एक फेमस मतलब जमेशियन थे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक सिंगर भी बोल सकते हैं, या फिर अलग तरह का एक मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो मतलब बजाते हैं या इस तरह का। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम लोग सोशल और कल्चरल लिंक्स फॉर्म कर रहे हैं, किस किस के बीच में, इंडियन माइग्रेंट्स के बीच में और साइबेरियन जो पॉपुलेशन है। वहाँ का चटनी म्यूज़िक बहुत पॉपुलर था त्रिनिदाद में और गुयाना में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन देखने को मिला वहाँ पे, पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला ये जो कल्चरल फ्यूज़न था, जिससे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग जो थे, वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में आ चुके थे, मतलब एक ही वे में वो बातचीत कर रहे थे। और अलग अलग प्लेसेस से लोग आए थे, जो अब एक ही तरह का प्रोटेस्ट जो थे उसको मतलब कर रहे थे। ऐसा प्रोटेस्ट हम लोगों ने या उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। और बहुत सारे इंडेंजर्ड लेबर्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते थे, तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता तो अपने घर की तरफ चले जाते थे, ठीक है। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो बेचारी उसी कंट्री में रहती, ताकि वो अपना आने वाला टाइम जो है वो क्या कर पाते, उसमें गुजर बसर कर सकते, ताकि उनको ये डर होता था कि अगर हम लोग अपने नेशन चले जाएंगे तो मे भी हम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना है, एक राइटर थे जिनका नाम था वी.एस. नायपाल। उन्होंने इंडेंचर्ड लेबरर्स के बारे में लिखा था, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। वेस्ट इंडीज़ के दो क्रिकेटर्स थे जिनका नाम था श्री शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन, जो थे वो कौन थे, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि ये इंडियन थे जिन्होंने एज ए इंडेंजर्ड लेबर वर्क किया, जो इंडिया से गए थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब 19th सेंचुरी में ये देखा, 1900 में ये देखा गया, बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो इस इंडेंजर्ड लेबर्स को, इस सिस्टम को अपोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लेबरर्स को अब्यूज़ किया जाता है, उनके साथ क्रूअल बिहेव किया जाता है, और लास्ट फाइनली 1921 में उसको एबॉलिश कर दिया गया। और उसके बाद इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया। आज के टाइम पर भी कुलीज़ जो हैं वो अब भी वर्किंग कर रहे हैं। और नयपाल जैसे और भी ऐसे मतलब नॉवलिस्ट हैं जो अभी भी लिखते हैं इसी एक्सप्लोरेशन के बारे में। और नयपाल जो थे उन्होंने पहले भी बहुत सारी ऐसी सेंसेस के बारे में लिखा है, जिसमें ये बताया गया किस तरह से मैन जो है वो एलिनेट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।